क्या कूटनीतिक लिहाज से इसको सुलझाया जा सकता है? क्योंकि जो बाइडेन के स्टेटमेंट मुझे बार बार याद आता है, वो कह रहे थे कि देखिए आखिरी समाधान बातचीत की टेबल पर निकलेगा, उस टेबल पर मजबूती से रहे, इसलिए बड़े हथियार हम दे रहे हैं। तो क्या जो कोशिश तुर्की कर रहा था या बाकी देश कर रहे थे, हालांकि रूस और यूक्रेन का उसमें सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन इसकी संभावनाएं, गुंजाइश कितनी है कि इस युद्ध का हल जो है वो बातचीत से हो जाए? और आज 104वें दिन इस चर्चा को कहां देख रहे हैं आप? देखिए शुभांकर, कोई भी युद्ध हो, उसका फाइनल जो अंत है वो या तो पूर्ण पराजय से होता है या फिर डिप्लोमेटिक तरीकों से होता है, बातचीत से होता है। इस युद्ध में ना तो यूक्रेन की पूर्ण पराजय हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और नेटो इसको अलाउ नहीं करेंगे, इतने हथियार और इतने आधुनिक चीजें दे देंगे वो कि ऐसा नहीं हो पाएगा। और रूस की पूर्ण पराजय होने का इसमें कोई संभावना ही नहीं। तो इसका जो अंत है वो सिर्फ डिप्लोमेटिक मीन्स से, बातचीत से ही हो सकता है। और हाल फिलहाल इसके कोई अंदेशा, इसकी कोई जो संभावना नजर नहीं आ रही। उसका कारण यह है कि रूस ने जो इलाका कब्जे में लिया है वो उसको नहीं छोड़ने को तैयार होगा, और यूक्रेन किसी भी हालत में वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि अभी रूस का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि जेलेंस्की की जनता, उसके आसपास जो दूसरे लीडर्स हैं, वो ये अलाउ नहीं करेंगे। देखिए, मैंने यहां लोगों से बात की है, उनका कहना है कि आप एक शेडो गवर्नमेंट है, कुछ ऐसे लोग गवर्नमेंट के पीछे हैं जिनके चेहरे नजर नहीं आते, और वो किसी भी हालत में कोई सॉफ्ट स्टैंड जेलेंस्की को नहीं लेने देंगे अगर वो चाहे भी तो इस हालात में तो नहीं लगता कि कोई युद्ध विराम जल्दी हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कैजुअलिटीज ज्यादा होंगी, ज्यादा लोग हताहत होंगे, कहीं ना कहीं वर्ल्ड एक प्रेशर डालेगा अमेरिका के ऊपर, यूक्रेन के ऊपर, रूस के ऊपर, कहीं ना कहीं इनको नेगोशिएटिंग टेबल पर आना पड़ेगा। शुभंकर, अब एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण यह है कि रूस ने हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर आधुनिक हथियार आएंगे तो हम उन शहरों पर हमला करते जाएंगे जहां पर अब तक हमने हमला नहीं किया था, नए नए टारगेट्स को हम और एक्सप्लोर करेंगे। तो क्या कोई ऐसी गुंजाइश कि राजधानी कीव पर हमला करके, राजधानी को तहस नहस करके या उस पर कब्जा करके सत्ता परिवर्तन या फिर यूक्रेन युद्ध को एक नया मोड़ देने की कोशिश हो सकती है? देखिए शुभांकर, शहरों को तहस नहस करना, जैसे कीव हो गया या बड़े शहर हो गए, ये ऑप्शन रूस के पास नहीं है। रूस का कहीं ना कहीं एम था कि वो एक शांतिपूर्ण नेबर, एक ऐसा नेबर कर ले यूक्रेन के तौर पे जो उसके लिए कोई खतरा ना हो। अगर वो शहर तबाह करेगा तो बहुत सी पॉपुलेशन, जिनके रिश्तेदार हैं रूस में, जिनके दादी दादा या कोई भी फैमिली में, आधे लोग रूसी आधे लोग यूक्रेनियन हैं, ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं, वो सब लोग भी रूस के बिल्कुल खिलाफ हो जाएंगे। काफी हद तक ऑलरेडी हो चुके हैं और ज्यादा बिल्कुल खिलाफ हो जाएंगे। तो रूस ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन जहां तक प्रेसिडेंट पुतिन का ये बयान था कि हम टारगेट्स एक्सपैंड कर देंगे, देखिए ये अपने आप में बहुत एम्बिगुअस था। उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि टारगेट सिर्फ यूक्रेन में होंगे, ये टारगेट पोलैंड में या जहां से ये हथियारों की खेप आ रही है, जहां उनकी बड़ी स्टोरेज फैसिलिटीज है, ये वो टारगेट भी हो सकते हैं। उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है सच। और अगर ऐसा होता है तो ये वॉर निश्चित तौर पे एक महायुद्ध, एक विश्व युद्ध की तरफ चली जाएगी। तो अमेरिका भी और रूस भी इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। दोनों के स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है। लेकिन शायद जो वो करेंगे प्रेसिडेंट पुतिन और उनकी सेना, वो ये है कि जो शहरों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, जहां उन्होंने अब तक हमले नहीं किए थे, शायद वो वहां पर भी हमला शुरू कर दें, इस खेप को आगे पहुंचने से रोकने के लिए। शुभंकर, अब जो ये आखिरी सवाल मेरा है, ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल ज्यादा है। ये सवाल पूछते वक्त इसका एहसास हमें भी है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या तमाम चुनौतियों के बीच में, तमाम परेशानियों के बीच में कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जहां पर यूक्रेन इस युद्ध को जीतता हुआ नजर आ रहा हो? क्योंकि यूक्रेन की इच्छा शक्ति हमने देखी है। यूक्रेन ये भी दावा करता है कि हमने उनके 30,000 सैनिक मार गिराए हैं, हमने ज्यादातर चीजों को बचा कर रखा है। तो क्या इस लंबे युद्ध में कहीं कोई गुंजाइश बनती है, जब बड़े हथियार आते हैं, बड़ा सपोर्ट मिलता है, बिना नेटो के इन्वॉल्वमेंट के यूक्रेन की जीत का? देखिए शुभांकर, कुछ भी हो सकता है युद्ध के मैदान में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेनियन बहुत बहादुरी से लड़े हैं। जितनी बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया है इतनी बड़ी फौज का, अपने से कई गुना बड़ी फौज का, इसकी ये एक अपने आप में बहादुरी की मिसाल है। इसी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, यूक्रेनियंस ने खुद ऐसी इसकी उम्मीद नहीं की थी, तो बहुत बहादुरी से लड़े, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में रूसी सैनिक हताहत हुए हैं, उनके टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और बाकी इक्विपमेंट डैमेज हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जो लड़ाई लड़ी है अभी तक यूक्रेनी सेना ने, वो शहरों में घुसकर लड़ी है, जहां पर बहुत ज्यादा क्षति उनको नहीं पहुंचाई जा सकती। देखिए, कहीं भी ओपन ग्राउंड में यूक्रेनी सेना रूसी सेना के आमने सामने नहीं आई है।
क्योंकि उन्हें पता है अगर ऐसा हुआ तो रूसी सेना उन्हें बिल्कुल तबाह कर देगी। तो उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में, इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिफेंस बोला जाता है फौजी वोकेबलरी में, उन्होंने शहरों के अंदर अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाए, क्योंकि शहरों पे हमला करना, उनको तबाह करना और उस पर कब्जा करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है। तो इस तरह की लड़ाई उन्होंने अब तक लड़ी है, लेकिन जब वो ओपन में आएंगे तो ये लड़ाई बिल्कुल बदल जाएगी। इसके अलावा जो हथियार आ रहे हैं, देखिए जिस तरह के हथियारों की घोषणा भी अमेरिका ने और ब्रिटेन ने की है, वो बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस्ड मॉडर्न हथियार हैं। वो हथियार अगर इसमें आते हैं और लगातार अगर बम्बार्डमेंट होती है रशियन पोजीशंस की, तो रूस का बहुत भारी नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं इस स्टेज पे ये भी हो सकता है कि रूस थोड़ा बड़ा विड्रॉ कर जाए पीछे। तो अपने आप में यूक्रेन के लिए ये एक विजय होगी और उनके लिए फिर आसान होगा नेगोशिएटिंग टेबल पे अपनी बात को अच्छे से रख पाने में। ठीक शुभंकर। है।